अब जब अनलॉक 5 के तहत लगभग सारा देश खुल गया है, तब और भी आवश्यक है कि हम सतर्क रहें। ऐसे में सबसे जरूरी है समझदारी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों के शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। मास्क पहनने से आप कोरोना से अपना और आसपास के लोगों का भी बचाव करते हैं। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया के साथ। कोरोना से बचाव की इस पहल का नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं रजनी सिंह। आज वाराणसी में जिन लोगों को कोविड-19 का टीका लगाया जाएगा, प्रधानमंत्री उन लाभार्थियों से करेंगे संवाद। क्या रुख रहता है सरकार और किसानों के बीच 11वें दौर की वार्ता का, और तेजपुर विश्वविद्यालय के छात्रों से संवाद में प्रधानमंत्री ने क्या कहा। आज इन तमाम खबरों पर अगले 1 घंटे में डालेंगे नजर और बात करेंगे अपने संवाददाताओं से। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया असम के तेजपुर विश्वविद्यालय के 18वें दीक्षांत समारोह को संबोधित। कहा सरकार के सुधारों ने खोला अवसरों का पिटारा। साथ ही कहा स्थानीय समस्याओं के समाधान में नवाचारों की है महत्वपूर्ण भूमिका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वाराणसी में कोविड टीकाकरण कर्मियों और लाभार्थियों से करेंगे संवाद। बातचीत में शामिल लोग प्रधानमंत्री के साथ टीकाकरण के अपने अनुभवों को करेंगे साझा। अब तक देश भर में 10 लाख से अधिक लोगों को लगाया जा चुका है टीका। भारत का अपने पड़ोसी देशों को वैक्सीन मैत्री अभियान जारी। अभियान के तीसरे दिन म्यांमार पहुंची 1.5 बिलियन मेड इन इंडिया वैक्सीन की खुराक। सरकार और किसानों के बीच आज होगी अगले दौर की वार्ता। 3 कृषि सुधार कानूनों पर अमल को 1 से 1.5 साल तक टालने की सरकार के प्रस्ताव को किसान संगठनों ने किया नामंजूर। कर्नाटक के शिवमोगा में एक रेलवे क्रशर साइट पर हुए डायनामाइट धमाके में करीब 7 लोगों की मौत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीड़ित परिवारों के प्रति जताई संवेदना। पश्चिम बंगाल के वन मंत्री राजीव बनर्जी ने दिया ममता कैबिनेट से इस्तीफा। और धार्मिक स्थलों की सुरक्षा के मुद्दे पर भारत ने पाकिस्तान के दोहरे रवैये को किया उजागर। पाकिस्तान ने हिंदू मंदिर तोड़ने के मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में उठाया। और मिड डे प्राइम में सबसे पहले बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। तो इस वक्त की एक बड़ी खबर है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की लगातार मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अब राज्य के वन मंत्री राजीव बनर्जी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। राजीव बनर्जी लंबे समय से ममता बनर्जी से असंतुष्ट थे। उन्होंने अपना इस्तीफा पत्र मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भेज दिया है। राजीव बनर्जी लंबे समय से पार्टी की गतिविधियों से असंतुष्ट चल रहे थे। पार्टी उन्हें मनाने के लिए कई बैठकें भी कर रही थी, लेकिन आखिरकार उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने ममता बनर्जी को लिखे पत्र में कहा कि उन्हें बहुत खेद के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि वे अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे रहे हैं। वन मंत्री के तौर पर राजीव बनर्जी लगातार मंत्रिमंडल की बैठक में शामिल नहीं हो रहे थे।
इसके पहले मंत्री शुभेंदु अधिकारी और खेल राज्य मंत्री लक्ष्मी रतन शुक्ला ने भी मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। और इस विषय पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हमारे संवाददाता राजीव, ममता बनर्जी को एक और झटका लगा है, कैबिनेट से एक और मंत्री ने इस्तीफा दिया है। जी हाँ, बिल्कुल रजनी, जैसे कि आपने कहा, वन मंत्री राजीव बनर्जी ने आज कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है और लगातार कई महीनों से राजीव बनर्जी दल से अपनी नाराजगी जता रहे थे और दल से अपनी दूरी बढ़ा रहे थे। हालांकि दल की ओर से उनसे बार बार मिलने की कोशिश किया गया, कई बैठकें भी हुई उनके साथ, लेकिन फिर भी कुछ हुआ नहीं। और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि राजीव बनर्जी जो है वो हावड़ा जिले के काफी एक लोकप्रिय युवा नेता हैं और इसके पहले लक्ष्मी रतन शुक्ला जो कि खेल मंत्री थे इस राज्य के, वो भी इस्तीफा दे दिए थे और लक्ष्मी रतन शुक्ला भी हावड़ा जिले के ही थे। हावड़ा जिले में तृणमूल कांग्रेस के अंदर कई दिनों से गुटबाजी बहुत ज्यादा चल रहा था और इसकी वजह से ये सब हो रहा है। और आने वाले दिनों में अगर हावड़ा जिला से आपको एक तो एमएलए दल छोड़ के निकल जाए को देखने को मिले, उसमें भी आश्चर्य होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि कई दिनों से हावड़ा जिला के बारे में हम सुन रहे हैं कि वहां के दल के जो कार्यकर्ता हैं, दल के जो समर्थक हैं, वो दल की कामों से नाखुश थे। और राजीव बनर्जी, जैसे कि मैं कह रहा था, काफी लोकप्रिय नेता है और उनके इलाके में कई पोस्टर्स देखने को मिलता है जहां उनके जो समर्थक हैं, उनके जो खास लोग हैं, वो कह रहे हैं कि आप जिस तरफ जाओगे हम उसी तरफ चलेंगे, हम आपके साथ हैं, आप आगे बढ़ो। इसका मतलब ये हुआ कि राजीव बनर्जी के साथ एक बड़ा ग्रुप भी तृणमूल कांग्रेस से अभी हट गया है या दूरी बढ़ा लिया है। तो ये आने वाले दिनों में तृणमूल कांग्रेस के ऊपर क्या असर डालता है, ये देखने वाली चीज है। जी रजनी। बिल्कुल राजीव, इस साल विधानसभा चुनाव है बंगाल में और ये दौर है जब कोई भी पार्टी अपनी जमीन तैयार करती है चुनावों के लिए, लेकिन न केवल अनुभवी मंत्री बल्कि युवा मंत्री भी अब साथ छोड़ रहे हैं। असंतुष्टि अपने चरम पर है। जी हाँ, बिल्कुल, ये तो आपको दिख रहा है, सिर्फ एक जिले में नहीं, कई जिलों में जमीन, जो पैर के नीचे जमीन है वो खींचता हुआ नजर आ रहा है। और ये बहुत चिंता का विषय हो गया है तृणमूल कांग्रेस के लिए कि आने वाले दिनों में वो क्या करें इस चीज को रोकने के लिए, क्योंकि जो नाखुश हैं तो सिर्फ आपको एक जिले में नहीं मिलेंगे, दूसरे जिलों में भी इस तरह के लोग कई जरूर होंगे। तो उनको भी एक मैसेज जो है वो जा रहा है इस तरह की जो हो रहा है चीजें, तो इसके लिए चिंता का विषय है। और आने वाले दिनों में तृणमूल कांग्रेस क्या करता है ये सब रोकने के लिए, वो देखने वाली जी राजीव, आपका बहुत शुक्रिया। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वहीं आपको ले चलते हैं। And as far as questions are concerned, after I finish, you may ask as many questions as you like, but one by one so that everybody can listen. And raise your hand, identify whether it is which paper or which TV channel, and ask the question. We came here day before yesterday in the evening from Guwahati and started our work with a presentation from the CAO and from the police nodal officer yesterday morning. After that, we had more than 2 hours of interaction with the political parties. A very in-depth interaction with the political parties, because we are of the firm view that after the voter, the most important ingredient of the election is the political parties stroke entities. After that, we had another detailed interaction with all the central and state enforcement agencies. After that, we had a meeting till about 10:30 yesterday night with DMs,
police commissioners, SPs, divisional commissioners, and IGs. It was one of the longest meetings we had in the recent times because they all had a lot to contribute by way of giving us feedback and to reply to our queries. Today morning, we started our day by meeting the 3 disability icons of West Bengal, and it was a memorable meeting in the sense that one could sense the way they have tried to triumph over their circumstances and still maintain their peace, equanimity, harmony, and are in fact trying to help the Commission. After that, we had a meeting with Chief Secretary, Principal Secretary Home, DGP, and all their senior officers. And as has been the tradition of the Commission, now we are in front of you, the 4th estate of the country, who are as important an adjunct of the Commission and always helpful in the electoral process. All these 3 people whom we met in the morning, they are the icons for the Election Commission of West Bengal, stated icons, and they have been participating in a number of ways. So press is the last court of our kind of last stop before we leave for Delhi. The term of the State Assembly in West Bengal is due to expire on 30th May 2021. Election Commission of India is committed to conduct forthcoming elections, assembly elections in the state in free, fair, ethical and safe manner while endeavoring to ensure higher voter participation amidst peaceful, harmonious atmosphere. And because the voter participation in West Bengal has been very high, in 2016 it was 82.80. In 2014 Parliament it was 82.20. In 2019 it was 81.69. तो चुनाव आयोग की जो टीम है वो गुवाहाटी के बाद कोलकाता पहुंची है और पश्चिम बंगाल में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं, उन्हीं का जायजा लेने के लिए टीम वहां पर पहुंची थी। और आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर का रुख करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी कुछ ही देर में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वाराणसी में कोविड टीकाकरण कर्मियों और टीका लगवा चुके लोगों से बातचीत करेंगे। बातचीत में शामिल लोग प्रधानमंत्री के साथ टीकाकरण के अपने अनुभवों को साझा करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने वैज्ञानिकों, राजनीतिक दलों के नेताओं, अधिकारियों और अन्य हितधारकों के साथ विश्व के इस सबसे बड़े टीकाकरण अभियान के सुचारू रूप से संचालन के लिए लगातार विचार विमर्श किया है। और इस विषय पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अरुण जुड़ रहे हैं। अरुण, आपके पास आएंगे, एक बड़ा मौका है वाराणसी के लिए, हितधारकों से और लाभार्थियों से खुद बातचीत करेंगे आज प्रधानमंत्री। बिल्कुल, आज काफी इम्पोर्टेंट है इसलिए भी क्योंकि हम जानते हैं कि 16 जनवरी को दुनिया का सबसे बड़ा जो वैक्सीनेशन ड्राइव है उसको शुरू करने के बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जिन लोगों को वैक्सीन लग चुकी है और जो वैक्सीनेटर्स है प्राइमरी जो वैक्सीन दे रहे हैं उन लोगों से इंटरेक्ट करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात में विश्वास रखते हैं कि फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन को लिया जा सके। हम जानते हैं कि इस कोविड महामारी के दौरान भी जब कई सारी जो योजनाएं है जो सरकार ने चलाई गई है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम बेनिफिशियरी से इंटरेक्ट किया है, चाहे वो आवास योजना के बेनिफिशियरीज हो या जो अन्य योजना उनकी जो बेनिफिशियरीज है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे इंटरेक्ट किया है। अब चूंकि ये दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीनेशन ड्राइव है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाहिर सी बात है अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जिन लोगों को टीका लगा है उनसे इंटरेक्ट करेंगे। हम इस बात को जानते हैं कि सबसे पहले 1 करोड़ जो मेडिकल प्रोफेशनल्स है, हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, उनको वैक्सीन दी जाएगी। उसके बाद में जो 2 करोड़
फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, जिसमें सिक्योरिटी पर्सनल, पुलिस पर्सनल, सफाई कर्मचारी लोग शामिल है, इन लोग को वैक्सीनेट किया जाएगा। और इसके बाद में जो नेक्स्ट फेज होगा उसमें 27 करोड़ उन लोगों को वैक्सीनेट किया जाएगा प्राइमरीली जिनकी उम्र 50 साल से ज्यादा है या फिर जिनको अन्य गंभीर बीमारियां यानी कि जिनको कोमोर्बिडिटी है, तो उन लोगों को वैक्सीनेट एक तरह से किया जाएगा। हम इस बात को जानते हैं कि सरकार इस समय पर इस बात पर फोकस कर रही है कि नंबर 1 एक तो अवेयरनेस क्रिएट की जा सके। हम जानते हैं कि कुछ सेक्शन ऑफ सोसाइटी के अंदर कुछ लोग पॉलिटिकल गेन्स या पॉलिटिकल माइलेज लेने के हिसाब से मिस इन्फॉर्मेशन को क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस मिस इन्फॉर्मेशन को दूर किया जा सके सरकार इस लिहाज से एक तरह से इंटरेक्ट कर रही है, अवेयरनेस क्रिएट कर रही है और उनसे उनके एक्सपीरियंसेस को जानना चाहती है कि आखिर वैक्सीन का उनका क्या कुछ एक्सपीरियंस था। तो उस दिशा के अंदर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब इंटरेक्ट करेंगे वाराणसी वासियों से जिन लोग ने वैक्सीनेशन की जो डोज है वो ली है, तो जाहिर सी बात है एक जो अनुभव साझा करेंगे और अपनी एक तरह से बातें भी बताएंगे जो वैक्सीनेशन ड्राइव को लेकर के, तो ये काफी महत्वपूर्ण होने जा रहा है। बिल्कुल अरुण, अब तक अगर इस वैक्सीनेशन अभियान पर नजर डालें तो काफी ये कहेंगे कामयाब रहा है और अब जो है वो हमारी मदद वो सरहद पार भी पहुंच रही है। बनारस के लोगों की अगर बात करूं, प्रधानमंत्री का कोई भी संवाद उनके लिए अहम होता है, लेकिन निश्चित तौर पर आज का जो मंच होगा वो अपने आप में अहम होगा क्योंकि ये गर्व का क्षण है पूरे ही देश के लिए। बिल्कुल, इस बात को हम जानते हैं कि अभी तक लगभग 10 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया जा चुका है 16 जनवरी को जब से इस वैक्सीनेशन ड्राइव की शुरुआत हुई थी उसके बाद में। हम इस बात को ये भी जानते हैं कि पूरी दुनिया भर की जो निगाहें वो भारत पर भी हैं। वो इसलिए है क्योंकि कोविड महामारी के दौरान भी भारत ने लगभग 150 के आसपास देशों को हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन नाम की मेडिसिन उपलब्ध कराई थी और अन्य जो हेल्थ केयर इक्विपमेंट या जो डिवाइसेज या फिर जो हेल्थ केयर एड की जरूरत होती है वो भी भारत ने मुहैया कराई थी। और अब कोविड महामारी के अंतिम चरण में जब हम एक निर्णायक लड़ाई लड़ रहे हैं, तो ऐसे में जहां तक जो कोरोना वायरस की जो वैक्सीन है यानी कि जो मेड इन इंडिया वैक्सीन है उसको भी भारत कई लोगों तक मुहैया करा रहा है। हम इस बात को जानते हैं कि जो बिम्स्टेक की कई सारी कंट्रीज हैं, भारत उन लोग को जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत उन लोग को सबसे पहले वैक्सीन मुहैया करा रहा है, ब्राजील को वैक्सीन मुहैया कराई जा रही है। तो ऐसे में अन्य देशों ने भी भारत को अप्रोच किया है कि हमें वैक्सीन एक तरह से उपलब्ध कराई जा सके। इसकी खास बात इसलिए भी है क्योंकि दुनिया भर के अंदर सबसे अफोर्डेबल वैक्सीन कही जा सकती है जिसको भारत ने डेवलप किया, नंबर 1। दूसरा, इसको स्टोरेज करने की जो बात की जाए तो 2 से 8 डिग्री में स्टोर करके रखा जा सकता है। इसके अलबत्ता अगर देखेंगे तो जो दुनिया की जो और वैक्सीन हैं इनको -70 डिग्री तक में स्टोर करना पड़ता है, तो ये बहुत लॉजिस्टिकल काफी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में भारत की जो वैक्सीन है इसलिए ग्लोबली और एक्सेप्टेड होते जा रही है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसकी जो एफिकेसी रेशियो भी बहुत बेहतरीन है। इस वजह से दुनिया की जो निगाह है वो भारत के ऊपर है कि आखिरकार इस वैक्सीनेशन ड्राइव का फायदा केवल भारत को तो मिले ही मिले, लेकिन दुनिया के और देश भी इसका फायदा ले सके। और इसी दिशा के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आज वाराणसी वासियों से डिस्कस करेंगे, बातचीत करेंगे, उनकी अनुभवों को एक तरह से सुनेंगे, समझेंगे, तो एक तरह से आगे की रणनीति को भी तैयारी करने में काफी मदद मिलेगी। बिल्कुल अरुण, निश्चित तौर पर भारत इससे पहले टीकाकरण अभियान का उसके पास अनुभव है, लेकिन कोविड-19 का जो टीकाकरण अभियान है वो अपने आप में बेहद अलग है। और इस वक्त बड़ी खबर की तरफ रुख करते हैं। प्रधानमंत्री का बनारस में संवाद है, वहीं चलते। सर, संपूर्ण काशी की ओर से आपको सादर प्रणाम। विश्व के सबसे बड़े और बृहद कोविड वैक्सीनेशन अभियान का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा गत 16 जनवरी 2021 को किया जा चुका है। इस अभियान के प्रथम चरण में स्वास्थ्य कर्मियों के वैक्सीनेशन के द्वितीय दिवस पर वाराणसी के स्वास्थ्य कर्मियों से संवाद कार्यक्रम में मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कार्यक्रम में वाराणसी से ही जुड़े माननीय जनप्रतिनिधिगण, स्वास्थ्य जगत के गणमान्य चिकित्सकगण एवं समस्त स्वास्थ्य कर्मियों का इस कार्यक्रम में मैं स्वागत करता हूं एवं मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को उनके उद्बोधन एवं संवाद के लिए आमंत्रित करता हूं। हर हर महादेव। बनारस के सभी लोगों को बनारस के सेवक का प्रणाम। इस कार्यक्रम में
जुड़े हुए सभी डॉक्टर्स महानुभाव, मेडिकल स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ, अस्पताल में जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण काम करते हैं, सफाई रखते हैं, वो हमारे सारे साथी, सारे भाई बहन, कोरोना वैक्सीन से जुड़े सभी लोग, कोरोना वैक्सीन पाने वाले सभी लोग, मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं। वैसे तो ऐसे समय मुझे आपके बीच होना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे ही हालात बन गए कि हमें वर्चुअली मिलना पड़ रहा है। लेकिन ये बात सही है कि काशी में मैं जितना भी कर सकूं करने के लिए हमेशा प्रयास करता हूं। साथियों, साल 2021 की शुरुआत बहुत ही शुभ संकल्पों से हुई है और काशी के बारे में तो कहते हैं कि काशी के स्पर्श से ही शुभता सिद्धि के अंदर ही बदल जाती है। इसी सिद्धि का परिणाम है कि आज दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम हमारे देश में चल रहा है और इसके पहले 2 चरणों में 30 करोड़ देशवासियों को टीका लगाया जा रहा है। आज देश में ऐसा माहौल है, ऐसी इच्छा शक्ति है कि देश खुद अपनी वैक्सीन बना रहा है। वो भी एक नहीं, 2 मेड इन इंडिया वैक्सीन। आज देश की तैयारी ऐसी है कि देश के कोने कोने तक वैक्सीन तेजी से पहुंच रही है और आज दुनिया की इस सबसे बड़ी जरूरत को लेकर भारत पूरी तरह से आत्मनिर्भर है। इतना ही नहीं, भारत अनेकों देशों की मदद भी कर रहा है। साथियों, बीते 6 वर्षों में बनारस और आसपास के मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में जो बड़ा बदलाव आया है, उससे पूरे पूर्वांचल को कोरोना काल में बड़ी मदद मिली है। अब बनारस वैक्सीन के लिए उसी गति से आगे बढ़ रहा है। मुझे बताया गया है कि पहले चरण में बनारस में करीब करीब 20,000 से ज्यादा हेल्थ प्रोफेशनल्स को वैक्सीन लगाई जाएगी। इसके लिए 15 टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं। मैं इस पूरे अभियान के लिए सभी डॉक्टर्स, नर्सेस और मेडिकल स्टाफ का अभिनंदन करता हूं। योगी जी की सरकार का अभिनंदन करता हूं। सभी डिपार्टमेंट के साथियों का अभिनंदन करता हूं। साथियों, यहां बनारस में आपके क्या अनुभव हैं? वैक्सीनेशन में कोई दिक्कत तो नहीं है? ये सब जानने के लिए मैं आज आपके बीच आया हूं। वर्चुअली हम बात करेंगे। मैं आज कोई भाषण करने के लिए नहीं आया हूं और मुझे लगता है कि मेरी काशी और मेरी काशी के लोग, उनके जो फीडबैक हैं मुझे और भी जगह पे काम आएंगे। आपने खुद वैक्सीन ली भी है और वैक्सीनेशन के अभियान में भी जुटे हैं, यानी हर प्रकार के लोग हैं। और मुझे बताया गया है कि सबसे पहले जिनसे मेरा संवाद होने का मुझे आज अवसर मिल रहा है, शायद वाराणसी जिला महिला अस्पताल की मैट्रन बहन पुष्पा जी शायद मुझसे बात कर रही हैं। पुष्पा जी, नमस्ते। प्रधानमंत्री जी को मेरा नाम पुष्पा देवी है।
मैं जिला महिला चिकित्सालय में मैटर्न के पद पर कार्यरत हूँ सर, और मैं 1 वर्ष से मैटर्न का कार्य देख रही हूँ। अच्छा, आप सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देता हूँ, क्योंकि आप उन लोगों में से हैं जिन्हें पहले चरण में वैक्सीन मिली है। एक समय था जब कोरोना का नाम सुनते ही लोग डर जाते थे। अब मैं पुष्पा जी जानना चाहूंगा कि आप क्या कहना चाहोगी, जो देश भी सुन रहा है आज आपको, मैं भी सुन रहा हूं। मैं वैक्सीन के लिए सर, थोड़ा माइक अपने पास रखिए। मैं कोरोना की वैक्सीन के लिए सबसे पहले अपने स्वास्थ्य कर्मियों की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, इस नाते कि सबसे पहले आप द्वारा स्वास्थ्य विभाग को चुना गया है और पहले चरण में 16/1 को सबसे पहले वैक्सीन मुझे भी लगाया गया है। मैं वैक्सीनेट हो चुकी हूँ और मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यवती मान रही हूँ, इस नाते सौभाग्यशाली हूँ ताकि मुझे वैक्सीन लग गया है। और इसके साथ साथ मैं सुरक्षित महसूस कर रही हूँ, अपने पूरे परिवार को सुरक्षित समझ रही हूँ, समाज को सुरक्षित समझ रही हूँ। इसके साथ साथ सर, मैं जो भी मेरा नर्सिंग स्टाफ है, पैरामेडिकल स्टाफ है, मैं सबको इस वैक्सीन के लिए आग्रह कर रही हूँ, बता रही हूँ कि इससे मुझे कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, मुझे किसी भी प्रकार का कोई परेशानी नहीं वैक्सीन लगने से है। जैसा अन्य इंजेक्शन लगता है उसी प्रकार का ये भी इंजेक्शन लगा मुझे महसूस हुआ है। इस नाते आप लोग आगे बढ़ के सभी लोग इस वैक्सीन को लगवाइए ताकि आप सुरक्षित रहें, आपका परिवार सुरक्षित रहे और आपका समाज सुरक्षित रहे। इसके लिए पुष्पा जी, मैं ये बार-बार आप जैसे लाखों करोड़ों कोरोना वॉरियर्स और 130 करोड़ देशवासियों की सफलता है। मेड इन इंडिया वैक्सीन हम सबके लिए गर्व की बात तो है ही। अच्छा, ये बताइए, जैसे आपने कहा कि आपको कोई दिक्कत नहीं हुई है, कोई माइंड इफेक्ट भी नहीं हुआ है, यानी आप बिल्कुल विश्वास से किसी को भी कह सकती हैं कि भाई ये जो कुछ भी आपने किया, अनुभव किया, एकदम उत्तम अनुभव है। जी बताइए पुष्पा जी। जी सर। सुनाई दे रहा है मेरी बात? जी सर। ऐसा है कि जब आप कह रही हैं कि आपको बिल्कुल जैसे रूटीन में एक वैक्सीन होता है वैसा वैसा ही हुआ, कुछ लोगों के मन में थोड़ा चिंता रहती है, तो आप तो मेडिकल दुनिया से जुड़ी हुई हैं और आपने खुद ने लिया है, तो जरा लोगों को विश्वास मिले ऐसी कुछ बात बताइए आप। लोगों को ये विश्वास दिलाना है कि देखिए ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वैक्सीन है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा जी 9 महीने के अंदर इतना माने कि वैक्सीन उपलब्ध कराया है, जिससे कि सबसे पहले भारत में वैक्सीन लगना शुरू हुआ है और ये वैक्सीन लगाने से आप लोग बिल्कुल सुरक्षित रहोगे और मन में किसी प्रकार का कोई डर आप लोग न लाए कि वैक्सीन लगाने से हमें कोई इसका साइड इफेक्ट होगा या हमें कोई इसका नुकसान होगा। इस नाते सभी को वैक्सीन लगाना, अपने मन में डर को हटा देना और वैक्सीन लगवाना है। चलिए पुष्पा जी, आपने बहुत सही कहा। कोई भी वैक्सीन बनाने के पीछे हमारे वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत होती है और इसकी एक पूरी वैज्ञानिक प्रक्रिया होती है। और आपने सुना होगा, शुरू में मुझ पर बड़ा प्रेशर आता था, वैक्सीन जल्दी क्यों नहीं आती है, वैक्सीन कब लगाओगे, वैक्सीन जांच के। अब राजनीति में तो इधर की भी बात होती है, उधर की भी बात होती है, तो मैं एक ही जवाब देता था कि भाई वैज्ञानिक जो कहेंगे वही हम तो करेंगे। ये हम पॉलिटिकल लोगों का काम नहीं है कि हम तय करें। और जैसे ही हमारे सब वैज्ञानिक और उसकी प्रोसेस सब पूरा होकर के आया, तो फिर हमने कहा चलो भाई अब शुरू कहाँ से करें। तो हमने सबसे पहले उन लोगों के लिए सोचा जिनको रोजमर्रा पेशेंट से ही काम पड़ता है। अगर वो सुरक्षित हो जाते हैं, वो सलामत हो जाते हैं, तो समाज के बाकी सबकी चिंता हो जाती है। और इतने लंबे समय की कठिन प्रक्रियाएं और वैज्ञानिक जांच पड़ताल के बाद अब जब वैक्सीन आई है, तो सबसे पहले मैं सभी स्वास्थ्य जगत से जुड़े लोग जिनको हमने प्रायोरिटी दी है, कुछ लोग मेरे से नाराज भी हो रहे हैं कि साहब हमारे लिए जल्दी शुरू करो, लेकिन मेरा मत है कि सबसे पहले आप लोगों का हो जाए और जितना तेजी से हो जाए उतना चिंता कीजिए
और इसको आगे बढ़ाइए। कई चरणों में ये तय किया गया है कि वैक्सीन का कोई बड़ा साइड इफेक्ट नहीं है, तपास किया गया है। इसलिए देशवासी अपने वैज्ञानिक पर, डॉक्टर्स पर भरोसा कर रहे हैं और आप जैसे मेडिकल फैकल्टी के लोग जब कहते हैं तो लोगों को विश्वास होता है। पुष्पा जी, आपको बहुत बहुत बधाई। आप स्वस्थ रहिए और सेवा भी करते रहिए। सर, वाराणसी के ही जिला महिला चिकित्सालय कबीर चौरा से ही जुड़ी श्रीमती रानी कुंवर, जो वहां सर एएनएम के पद पे कार्यरत है, जो वैक्सीनेटर भी हैं, उन्हें मैं माननीय प्रधानमंत्री से संवाद के लिए आमंत्रित करता हूं। श्रीमती रानी कुंवर जी। रानी जी नमस्ते। नमस्ते सर। माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं समस्त काशी वासियों की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम करती हूं। सर, मेरा नाम रानी कुंवर श्रीवास्तव है। मैं डिस्ट्रिक्ट वुमेन हॉस्पिटल में एएनएम के पद पे 6 साल से कार्यरत हूं। अब तक कितने वैक्सीन दिए हैं आपने पूरे 6 साल में? एक दिन में कितने देते होंगे? सर, एक दिन में हम लोग करीब 100 इंजेक्शन लगाते हैं, 100 वैक्सीन लोगों को लगाते हैं। तो अब तक का आपके सारे रिकॉर्ड है, वो इस वैक्सीन के समय ब्रेक हो जाने वाले हैं, क्योंकि अब आपको इतने लोगों को इंजेक्शन देना पड़ेगा कि शायद ही सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे। सर, मुझे इस बात की बहुत खुशी है। मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझ रही हूँ कि मुझे कोविड-19 जैसी भयानक बीमारी का वैक्सीन लगाने का अवसर मिल रहा है। इसके लिए मैं अपने आप को बहुत ही खुशकिस्मत समझती हूँ। तो लोग भी तो आपको आशीर्वाद देते होंगे। जी सर, बहुत बहुत आशीर्वाद मिलता है सर। मेरे साथ साथ सर, लोग सबसे ज्यादा आपको आशीर्वाद देते हैं कि आपने इतना जल्दी 10 महीने के अंदर कोरोना की वैक्सीन लॉन्च करवा दी और वो लोगों को लगने भी लगी है। देखिए, इसका हकदार मैं नहीं हूं। एक तो पहले आप लोग हकदार हैं, क्योंकि इतने चिंता, अनिश्चितता, क्या होगा, कहीं घर पर तो हम कोरोना लेके नहीं चले जाएंगे। इसके बीच भी आप लोगों ने हिम्मत के साथ काम किया, डटे रहे, गरीबों की, बीमारों की सेवा की। दूसरे हैं हमारे वैज्ञानिक, जो बिल्कुल विश्वास के साथ, ये अनजान दुश्मन था ये कोरोना, पता ही नहीं था क्या है कैसा है, वो लेबोरेटरी में उसका पीछा करते रहे और उन्होंने ये रात दिन मेहनत करके, और वैज्ञानिक तो आज के आधुनिक ऋषि हैं, वो लेबोरेटरी में बैठे और उन सब ने जो काम किया तब जाके हुआ है। इसलिए इसका क्रेडिट मुझे नहीं जाता है, आप सबको जाता है। चलिए, मुझे अच्छा लगा और आपने बड़े विश्वास के साथ कर रही हैं। लोगों का विश्वास बढ़ाइए, काम को आगे बढ़ाइए। मेरी रानी जी को बहुत शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। सर, नमस्ते। सर, मैं वाराणसी के पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय चिकित्सालय, जो हमारा जिला चिकित्सालय भी है, उनसे जुड़े डॉक्टर वी शुक्ला, जो वहां पर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक के पद पर कार्यरत है, उन्हें मैं आपके साथ संवाद करने के लिए आमंत्रित करता हूं। डॉक्टर वी शुक्ला। नमस्कार डॉक्टर। प्रणाम सर। मैं डॉक्टर वी शुक्ला, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक पंडित दीनदयाल उपाध्याय वाराणसी से स्वयं तथा अपने चिकित्सालय परिवार के तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी को सादर प्रणाम। हाँ शुक्ला जी, क्या अनुभव आ रहा है, जरा बताइए। हमारे काशीवासी सुखी हैं? सर, बहुत खुशी हैं, सुखी हैं। सब लोगों में काफी उत्साह है। इतना कम समय में हम लोग एक विकसित देश होते हुए भी, विकासशील देश होते हुए भी, विकसित देशों की तुलना में उनसे भी वैक्सीन के मामले में आगे निकल गए हैं। हमारा चिकित्सक समुदाय और स्वास्थ्य कर्मी तो और ज्यादा गौरवान्वित हुए हैं कि आपने सबसे पहले उनको इस वैक्सीनेशन के लिए चुना। इसके लिए हम लोग गौरवान्वित हैं और आपका आभार प्रकट करते हैं। चलिए, मैं आपका बहुत आभारी हूं, लेकिन सचमुच में आप लोगों ने अद्भुत काम किया है। इतने बड़े संकट से देश को बचाने में कोरोना वॉरियर्स, इनकी बहुत बड़ी भूमिका है और ये मैं बार बार बोल रहा हूं। हाँ शुक्ला जी, बताइए। सर, इतने बड़े स्वास्थ्य विभाग को आपने जो विश्वास से दिया कि सबसे पहले इन लोगों को टीकाकरण लगाना है, उससे हम लोगों में एक उत्साह का संचार हुआ।
और दूने जोश से हम लोग अपने काम में जुट गए हैं और लोगों को में ये संदेश जा रहा है कि जब हमारे प्रधानमंत्री ही खुद जो लोग इस बीमारी से या यूं कहिए कि हर किसी बीमारी से जो लोग लगे हुए हैं, जिस बीमारी से जन समुदाय को बचाने में लगे हुए हैं, अगर प्रधानमंत्री और वैज्ञानिक ने इन लोगों का चुनाव किया है कि सबसे पहले ये टीकाकरण करवाएंगे, इसका मतलब अपने आप सिद्ध होता है कि ये वैक्सीन पूर्णतया सुरक्षित है। देखिए, ये तो हमारा ईश्वर की कृपा रही कि हम पिछले 4-5 साल से जो स्वच्छता अभियान चला रहे हैं, पीने के शुद्ध पानी का अभियान चला रहे हैं, टॉयलेट का अभियान चला रहे हैं, इन चीजों के कारण हमारे देश के गरीब से गरीब व्यक्ति में भी ये बीमारी से जूझने की एक ताकत तो पैदा हुई। इन चीजों का हमें इनडायरेक्ट बेनिफिट भी हो गया कि हमारा देश का गरीब नागरिक भी, उम्र वाला नागरिक भी इस कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ने में ताकतवर रहा। उसके कारण हमारी यहाँ मृत्यु दर बहुत कम हो रही है। तो स्वच्छता हो, टॉयलेट हो, पानी हो, इन सारी चीजों ने भी बड़ी मदद की है। शुक्ला जी, आप तो लीडर हैं, आपके पास बहुत बड़ी टीम काम कर रही है, अलग अलग लेयर के लोग काम कर रहे हैं। कुल मिलाकर के सबका विश्वास कैसा है, सारे साथियों का विश्वास कैसा है? बहुत ही अच्छा है, सब लोग पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं, किसी को किसी प्रकार का भय नहीं है। टीकाकरण शुरुआत होने के पहले भी हम लोगों ने इस पर सामूहिक डिस्कशन किया और सबके मन में ये भाव बताया गया कि सब लोग बाहर निकलें, समाज को ये बताएं कि एक मामूली टीकाकरण जो बहुत सालों से होता आ रहा है, उसके बाद भी कहीं न कहीं छोटा सा थोड़ा मोड़ा इफेक्ट, जैसे कि हल्का सरदर्द, हल्का फुल्का बुखार, सर्दी जुकाम, ये एक सामान्य बात है, ये होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और इस वैक्सीन के बाद ये भी चीजें आ सकती हैं, हम लोगों को आ सकती हैं, इसलिए इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। फिर भी अगर किसी के मन में कोई संशय हो, उसको दूर करने के लिए हमने उस दिन सर्वप्रथम पहला टीका अपने केंद्र पर लगवाया और उस दिन हमारे यहाँ 81% वैक्सीनेशन हुआ और लोगों में इसका काफी आत्मविश्वास बढ़ा और सब लोग आगे बढ़ करके इसका प्रचार कर रहे हैं। देखिए, हम अगर दुनिया को कुछ भी कहेंगे कि चिंता मत करो, वैक्सीन लगा दो, उसके बजाय आप लोगों का एक शब्द भी, मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े एक भी व्यक्ति भी ये जब कहता है तो पेशेंट का बड़ा भरोसा बढ़ जाता है, नागरिक का भी भरोसा बढ़ जाता है। और इसलिए आपको भी तो लोग भांति भांति के सवाल पूछते होंगे, आपका सर खा जाते होंगे, तो कैसे हैंडल करते हैं आप? सर, छोटे मोटे प्रभाव हर वैक्सीनेशन के बाद आते हैं, ये हम लोगों को समझाते हैं। अब जो लोग अभी तक, कल तक हमारे देश में 10 लाख लोगों को वैक्सीनेशन हो चुका है और उसमें बहुत ही कम संख्या में लोग आए हैं जिनको मामूली स्तर का भी प्रभाव आया है। हम लोग जितने लोग यहाँ पर टीकाकरण कराए, उस टीकाकरण के बाद क्योंकि आधे घंटे यहाँ पर बैठना था, उसके बाद सब लोग अपने अपने कार्य में पुनः लग गए। हमारे यहाँ के सफाई कर्मी भी टीकाकरण करवाने के बाद तुरंत सफाई कार्य में लग गए, हम लोग भी अपने सारे कार्यों में लग गए। अब गंभीर रूप से जो मरीज हैं, हार्ट के मरीज हैं, सांस के मरीज हैं, कैंसर के मरीज हैं, टीकाकरण उनको भी होना है। तो अगर उनके साथ किसी को अपने स्वाभाविक रूप से कोई बड़ी दुर्घटना हो जाती है, करोड़ों में एक आध लोगों के साथ, तो उसको टीकाकरण से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। ये एक सामान्य प्रक्रिया है और किसी भी तरह का टीकाकरण किसी भी व्यक्ति को अमरत्व तो नहीं प्रदान करता है। तो उस चीज को टीकाकरण से जोड़ना गलत है, ये एकदम सुरक्षित है। इससे बड़ा ट्रायल रिपोर्ट दुनिया में और कहीं नहीं आ सकता है, जहां जितना हमारे देश में हो गया। 10 लाख लोग टीकाकरण करवा करके एकदम सुरक्षित हैं, ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। और इससे हम एक विश्व में भी एक संदेश दे रहेंगे कि इतना बड़ा टीकाकरण इस महामारी के खिलाफ भारतवर्ष के अलावा अन्य किसी देश में अभी तक नहीं हो पाया। चलिए शुक्ला जी, आपका आत्मविश्वास इतना जबरदस्त है और आपका नेतृत्व इतना जबरदस्त है, और जैसा आपने इतने सारी संख्या में आपके अस्पताल में सबका टीकाकरण करवा दिया है, तो मैं सभी अस्पतालों से आग्रह करूंगा कि आप भी तय कीजिए कि आपके यहाँ 100% काम कितना जल्दी पूरा होता है। कंपटीशन चलाइए, वातावरण बनाइए
कि भाई हमारे अस्पताल में हमने 100%, तो क्या होगा, वो जो आगे का राउंड है वो हम जल्दी चालू कर सकते हैं। और जो 50 की उम्र के ऊपर के लोग हैं उनको तुरंत हम काम शुरू कर सकते हैं। तो जैसा आपने इतना बड़ा नेतृत्व करके इतनी बड़ी तादाद में टीकाकरण करवा दिया, तो आप अभिनंदन के अधिकारी हैं। लेकिन आपसे प्रेरणा लेकर बाकी लोग भी अपने अपने इंस्टीट्यूट में, अपने अस्पताल में जितने ज़्यादा हमारे ये जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं उनको मदद करेंगे तो अच्छा होगा। शुक्ला जी, आपको, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद जी। सर, वाराणसी से ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय चिकित्सालय से जुड़े श्री रमेश राय चंद्र राय, जो वहां सीनियर लैब टेक्नीशियन के पद पे कार्यरत हैं, उन्हें मैं अब माननीय प्रधानमंत्री से संवाद के लिए आमंत्रित करता हूं। श्री रमेश चंद्र राय जी। रमेश जी नमस्ते। प्रणाम सर, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को सादर प्रणाम करता हूं। मैं रमेश चंद्र राय, सीनियर लैब टेक्नीशियन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय चिकित्सालय में कार्यरत हूं। आपने वैक्सीन ले लिया? जी सर, पहले ये तो मेरा सौभाग्य है सर कि पहले ही चरण में हमको वैक्सीन लगाने का मौका मिल गया। चलिए वाह। तो अभी बाकियों को भी विश्वास बढ़ गया होगा कि जब एक टेक्नीशियन फील्ड के टॉप व्यक्ति ले लेते हैं तो बाकियों का विश्वास अपने आप बढ़ जाता है। बिल्कुल सही सर, हमने तो सबको यही कहते हैं भैया पहला डोज लगवा लिए और दूसरा भी लगवाने के लिए तैयार रहिए। हाँ। अपने सुरक्षित रहिए, अपने परिवार को सुरक्षित करिए, समाज को सुरक्षित करिए और देश को भी सुरक्षित करिए। सर, आपने विश्वास से आगे बढ़ा दिया। अब आपकी पूरी टीम में क्या प्रभाव पैदा हुआ है? उनमें विश्वास बढ़ गया है? सर, एकदम उत्साह से लोग आकर के, सर पहले चरण में तो 81 लोगों ने सर आकर के जो है टीकाकरण कराया। 19 लोग संभवतः कहीं चले गए थे किसी कारण से नहीं, आज भी टीकाकरण हमारे यहाँ पूर्ण रूप से चल रहा है। सर, चलिए रमेश जी, मेरी आपको भी बहुत शुभकामना है, आपकी पूरी टीम को भी बहुत शुभकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, संवाद के इस अंतिम कड़ी में सर वाराणसी ग्रामीण क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हाथी बाजार विकासखंड सेवापुरी से जुड़ी श्रीमती श्रृंखला चौहान, जो वहां पर एएनएम के पद पे कार्यरत है और वैक्सीनेटर भी हैं, उन्हें मैं अब माननीय प्रधानमंत्री से संवाद के लिए आमंत्रित करता हूं। श्रीमती श्रृंखला चौहान जी। श्रृंखला जी नमस्ते। सर, मैं श्रृंखला चौहान, मेरे तरफ से सर आपको कोटि कोटि प्रणाम। सर, सीएससी हाथी बाजार, पीएससी सेवापुरी, एचडब्ल्यूसी बरकी एएनएम के पद पर कार्य कर रही हूँ। सबसे पहले तो आपको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि सचमुच में सेवापुरी में सेवा करके आप सेवापुरी का नाम भी सार्थक कर रही हैं और अपने परिवार का नाम भी सार्थक कर रही हैं। ये सेवा बहुत बड़ी कर रही हैं आप, और ऐसे संकट के समय जब सेवा करते हैं तो वो अमूल्य होती है, जिसका कोई हिसाब किताब नहीं लगाया जा सकता। और दुनिया का ये सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम आपके जैसे लोगों के द्वारा ही चलाया जा रहा है। अब तक आप कितने लोगों का वैक्सीन लगा चुकी है? आप कितना एक दिन में कितने लोगों को लगाती है? सर, सबसे पहले तो पहले ही चरण में 16 जनवरी 2021 को मैं कोविशील्ड की पहली डोज खुद लगवाई और उस दिन ड्यूटी में वैक्सीनेटर के रूप में 87 लोग का वैक्सीनेशन किया भी। अच्छा, आपने जिस दिन लगवाया उस दिन आपने इतना काम भी किया? यस सर। अरे वाह। हाँ, हाँ। अच्छा, इतना बड़ा 87 लोगों को, यानी कोई छोटा आंकड़ा नहीं है, तो ये सब आपको आशीर्वाद देते होंगे? यस सर। सर, हम लोग लास्ट में जो लोग उस समय ड्यूटी में थे तो सारे लोग को लगाने के बाद में हम लोग ने वैक्सीन लगवाई थी। अच्छा, चलिए, मेरी आपको भी बहुत शुभकामनाएं हैं और मुझे विश्वास है कि आप सबकी मेहनत से बहुत ही जल्द एक बार आप लोग सुरक्षित हो जाएंगे तो समाज के बाकी तबकों को भी आप आराम से वैक्सीनेशन के काम को आगे बढ़ाएंगे। आज आप सबसे मुझे बात करने का मौका मिला है कि मेरे मन को संतोष हुआ कि मैं इस वैक्सीनेशन के काम में भी मेरे काशीवासियों से मिल सका, उनसे बात कर सका, और खास करके मेडिकल फ्रेटर्निटी के लोग हैं जो सचमुच इस काम का नेतृत्व कर रहे हैं,
उनके दर्शन करने का मौका मिला, उनसे बात करने का मौका मिला, तो मेरे लिए भी एक सौभाग्य की पल है। मैं फिर एक बार काशी वासियों को आग्रह करूंगा कि पहले राउंड में जिनका वैक्सीनेशन का काम चल रहा है वे भी जल्दी से जल्दी 100% कर लें और फिर हम अगले चरण में जाएं, ताकि बाकी नागरिकों जो 50 से ऊपर की उम्र के हैं उनको मौका मिल जाए और हम तेजी से, एक काशी के सेवक के नाते मैं जरूर कहूंगा कि बहुत जल्दी हम काशी में इस काम को पूरा करें। मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। टीका लगाया है, उनसे भी बातचीत की और स्वास्थ्य कर्मियों का, वैज्ञानिकों का स्तर जो है वो आज गर्व से ऊंचा होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री ने इस मंच से कहा कि कोविड वैक्सीन कब देश के लिए आएगी, ये बात उन्होंने वैज्ञानिकों और स्वास्थ्य कर्मियों के भरोसे पर छोड़ दी थी। वैज्ञानिकों ने जब हामी भरी तब देश के लिए जो वैक्सीन है वो सामने आई है। और इस अवसर पर जो महिला स्वास्थ्य कर्मी हैं उन्होंने भी बताया कि उन्हें वैक्सीनेशन दिया गया, उसके बाद उन्होंने कई लोगों को वैक्सीन दी है और जो अपना काम वो रोजमर्रा का करती हैं वो बिल्कुल सुचारू रूप से किया है। तो स्वास्थ्य कर्मी जो है वो सरकार की पहली प्राथमिकता में थे, क्योंकि वो फ्रंटलाइन वॉरियर्स थे। उन्होंने कोविड-19 चुनौती का पूरी तरीके से सामना किया था पूरे ही इस कोविड चुनौती के दौरान, और इसीलिए वे प्राथमिकता की सूची में पहले थे और उन्हें कोविड-19 का टीका लगाया गया। और इसके बाद अब वे लोगों को टीका लगा रहे हैं। और जो साइड इफेक्ट्स की बात की जा रही थी या जिन भ्रमों की बात की जा रही थी वो सिरे से उन्होंने खारिज किए हैं। हल्के फुल्के जो साइड इफेक्ट्स थे वो लोगों में आए, लेकिन उन्होंने बताया कि पूरी तरह से सुरक्षित है, क्योंकि कोविड-19 का टीका खुद इन स्वास्थ्य कर्मियों ने लगवाया और उसके बाद उन्होंने जो अपने काम थे वो सुचारू रूप से किए हैं। तो आज निश्चित तौर पर वाराणसी के इस मंच से जो वैज्ञानिकों और स्वास्थ्य कर्मियों के लिए बात कही है प्रधानमंत्री ने, वो निश्चित तौर पर न केवल उनके लिए बल्कि पूरे ही राष्ट्र के लिए गर्व से ऊंचा सर करने का वक्त है। और हमारे साथ अरुण जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता, इस पर और अधिक जानकारी के लिए। अरुण, प्रधानमंत्री ने कहा कि जब लोग पूछते थे कब आएगी वैक्सीन, तब उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक बताएंगे कब आएगी वैक्सीन। इतना भरोसा अपने वैज्ञानिकों पर, अपने डॉक्टर्स पर। बिल्कुल, और इन वैज्ञानिकों ने ये कर दिखाया कि आज हमने जो हमारे जो चैलेंजेस थे उनको अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट कर दिया है और दुनिया की जो सबसे बड़ी वैक्सीनेशन ड्राइव है उसकी शुरुआत भारत कर चुका है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप बॉडी लैंग्वेज को देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन बेनिफिशरीज से बात कर रहे थे, जो वैक्सीनेटर से बात कर रहे थे, वो बड़े ही कॉन्फिडेंट दिखे और साथ ही साथ वो इस बात की अपील भी कर रहे थे कि आप लोग निश्चिंत होकर के, फेयरलेस होकर के आप वैक्सीनेशन का पार्ट बनिए। हम इस बात को जानते हैं रजनी कि कुछ शरारती तत्व समाज के अंदर वो एक तरह से मिस इन्फॉर्मेशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि कोविड-19 की जो वैक्सीन है वो उसके कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं जो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन इन बेनिफिशरीज को देखिए, उन्होंने बड़ी बारीकी से इस बात को बताया। अगर आप तमाम बेनिफिशरीज को सुनेंगे, उन्होंने बारीकी से इस बात को बताया, जो तमाम डॉक्टर्स से, मेडिकल प्रोफेशनल्स थे, कि कुछ माइल्ड सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे कि सर दर्द होना या फिर आपको कुछ हल्का सा पेन हो रहा है, ये साइड इफेक्ट्स है। आज की तारीख में हम जो अन्य वैक्सीन भी लेते हैं उसमें भी वैक्सीन लेने के बाद में हम देखते हैं कि बच्चों को थोड़ा बुखार भी आ जाता है या फिर आप देखेंगे कि उनको कुछ साइड इफेक्ट्स भी आते हैं, लेकिन एक वैक्सीनेशन का पार्ट है। लेकिन उससे कोई बहुत ही सीवियर साइड इफेक्ट्स हो या फिर किसको बहुत नुकसान हो, ये वैक्सीन उस चीज के लिए नहीं है। ये वैक्सीन प्राइमरीली इस चीज के लिए बनाई गई कि हम कोविड के खिलाफ जंग को एक तरह से जीत सके। और इसीलिए जो 2 मेड इन इंडिया वैक्सीन है, जो दुनिया भर के लोग इसकी मांग कर रहे हैं, और भारत में वैक्सीनेशन ड्राइव भी सक्सेसफुल चल रहा है और ज्यादा से ज्यादा लोग हैं वो इस वैक्सीनेशन ड्राइव का पार्ट बने। हम इस बात को जानते हैं कि लगभग 10 लाख से ज्यादा लोग पूरे भारत के अंदर वैक्सीनेशन के तहत वैक्सीनेशन करवा चुके हैं और सरकार का फोकस है कि पहले चरण में लगभग 1 करोड़ जो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं उनको वैक्सीन दी जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कुछ बेनिफिशरीज से कि अगर कोई हेल्थ केयर प्रोफेशनल
या मेडिकल प्रोफेशनल्स इस बात को एक तरह से एंडोर्स करता है जब कि ये वैक्सीन बहुत ही सेफ एंड सिक्योर है, तो लोगों का कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, लोगों का एक तरह से उत्साह भी बढ़ता है और वैक्सीनेशन के लिए आगे आते हैं। जब कोविड महामारी का समय था 2020 में, मुझे याद है कि हम लोग रोज इस बात के लिए पढ़ते थे, पूछते थे, डॉक्टर से बात करते थे कि आखिरकार वैक्सीन कब आएगी। और जब अब वैक्सीन आखिरकार आ चुकी है तो लोग कहीं ना कहीं जो हिचकिचा रहे हैं, तो एक तरह से अवेयरनेस क्रिएट करने की जरूरत है। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ मिथ्स को खत्म किया, एक तरह से मिस इन्फॉर्मेशन को दूर किया है और बेनिफिशियरीज के मुंह से एक तरह से हमने सुना कि कितना सेफ एंड सिक्योर है जब तक इस वैक्सीनेशन ड्राइव की बात की जाए। जी अरुण, और जैसा कि एक महिला स्वास्थ्यकर्मी ने बताया कि खुद कोविड का टीका लगवाने के बाद उन्होंने 87 और लोगों को वहां पर टीका लगाया, तो खुद जब स्वास्थ्यकर्मी अपने मुंह से कह रहे हैं कि ये पूरी तरह से सुरक्षित है, तो एक नया विश्वास अब वैक्सीनेशन के लिए इस मंच से लोगों के भीतर जाएगा। अब बिल्कुल जाएगा, क्योंकि ये हेल्थ केयर, अब चूंकि हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले इस बात को कहा है कि हम प्रायोरिटी के हिसाब से वैक्सीनेट करेंगे। हम इस बात को जानते हैं कि सबसे ज्यादा रिस्क पे आज की तारीख में अगर कोविड-19 की बात की जाए तो सबसे ज्यादा रिस्क पे हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं। हम इस बात को जानते हैं कि कोविड महामारी के दौरान ही ये वही हेल्थ केयर वर्कर्स है जो लगातार 7-7, 8-8 दिन तक, 10-10, 15-15 दिन तक अपने घर भी नहीं गए थे, हॉस्पिटल में रहकर के लोगों की सेवा कर रहे थे। हम उन फ्रंटलाइन वर्कर्स का जो कॉन्ट्रीब्यूशन रहा था कोविड महामारी के दौरान, उसको हम आज की तारीख में याद करते हैं कि कैसे वो लोग कई समय तक घर ही नहीं गए थे ताकि अब उनके फैमिली मेंबर्स को कोविड ना हो जाए, और उन्होंने लोगों की सेवा की थी। ऐसे में सबसे बड़ा जो रिस्क पे जो ग्रुप है, जो स्ट्रेटा है, यानी कि जो हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स, उनको सबसे पहले वैक्सीनेट किया जा रहा है। उसके बाद में जो बुजुर्ग लोग हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि सबसे ज्यादा कोविड महामारी की अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा रिस्क पे रहते हैं जो बुजुर्ग वर्ग, यानी 50 साल से ऊपर के लोग हो या फिर जिनको कोमोर्बिडिटी हो, यानी कि जिनको कोई अन्य गंभीर बीमारियां हो, उन लोग को वैक्सीनेट किया जाएगा। ऐसे लोगों की संख्या 27 करोड़ के आसपास बताई जाती है। तो ऐसे में जब हेल्थ केयर वर्कर्स खुद कह रहे हैं कि वैक्सीन लेने के बाद भी वो एक तरह से पूरे दिन काम कर रहे हैं, उनको कोई भी साइड इफेक्ट या कोई ऐसा कोई अन्य कोई सिम्टम नहीं है जो कोई गंभीर बीमारी की तरफ इशारा कर रहे हो, तो कोविड वैक्सीन जिसको हम जानते हैं कि एफिकेसी रेशियो के मामले में दुनिया की बेहतरीन वैक्सीन जो डेवलप की गई हैं उस लिहाज से काफी बेहतरीन है। नंबर 1, स्टोरेज की जहां तक बात आती है तो दुनिया की नजर भारत की वैक्सीन पर इसलिए भी है क्योंकि इन वैक्सीन को 2 से 8 डिग्री पर हम लोग स्टोर करके रख सकते हैं। इसके वनस्पत के अगर दुनिया की अन्य वैक्सीन को देखिए जिनको -70 डिग्री पर भी आपको स्टोर करके रखना पड़ता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वी शुड नॉट फॉरगेट दिस फैक्ट, हम जो बात कर रहे हैं कि मेड इन इंडिया वैक्सीन, इसको दुनिया के कई देश इस समय पर भारत से मांग रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं। भारत सबका साथ सबका विकास के लिए अन्य देशों को भी मुहैया करा रहा है। तो इस लिहाज से मिस इंफॉर्मेशन को कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दूर किया है अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर। बिल्कुल, और अपने संबोधन में अरुण, प्रधानमंत्री ने वैज्ञानिकों को आधुनिक ऋषि कहा। ऋषि जो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए किसी लक्ष्य के लिए अनुष्ठान करते हैं, और हमारे वैज्ञानिकों ने अनुसंधान करके इतनी मेहनत के बाद ये वैक्सीनेशन का जो अनुष्ठान है वो संपन्न किया है, तो ये बड़ा सम्मान है देश के वैज्ञानिकों के लिए भी। बिल्कुल, और ये बात तब हुई रजनी जब एक वैक्सीनेटर ने और एक जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स ने इंटरेक्शन के दौरान ये बताया कि कुछ लोग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को पूरा क्रेडिट दे रहे हैं कि आखिर 10 महीने के रिकॉर्ड टाइम के अंदर उन्होंने कोविड की जो वैक्सीन है, यानी कि 2 मेड इन इंडिया वैक्सीन को तैयार कर दिया। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आखिरकार कहा कि इसका सही क्रेडिट आखिरकार जो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं उनको जाता है और देश के साइंटिस्ट को जाता है। मेडिकल प्रोफेशनल्स को इसलिए क्योंकि कोविड महामारी के दौरान इस कोविड पैंडेमिक को एक तरह से दीवार की तरह से खड़े रहे भारत देश के बीच में, और जो प्राइमरी जो कोविड की जो बीमारी है इसके बीच में एक तरह से दीवार की तरह से खड़े रहे और इस बीमारी को ज्यादा से ज्यादा फैलने से रोका। दूसरी तरफ जो हमारे साइंटिस्ट और रिसर्चर हैं जिन्होंने लगातार 24 घंटे पूरे दिन में अगर देखा जाए तो उन्होंने रिसर्च करी, ये जाने हुए कि ये एक अननोन वायरस है, इसके पैटर्न के बारे में नहीं पता, और उसके बारे में भी इस संक्रमण से, इस कोविड-19 की जो वैक्सीन है रिकॉर्ड 10 महीने के टाइम में डेवलप कर दी, यानी कि तो इसलिए उनको ऋषि कहा कि उन लगातार तपस्या की है और ये उन्हीं की तपस्या का अंजाम है कि आज भारत की मेड इन इंडिया वैक्सीन अवेलेबल है। और जो दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन ड्राइव है वो भारत जिसको कंडक्ट कर रहा है आज की तारीख में, जिसकी वजह से भारत का बोलबाला हो रहा है, दुनिया के अन्य देश भारत से वैक्सीन की डिमांड कर रहे हैं, उसके पीछे ट्रू क्रेडिट जो जाता है प्राइमरीली वो इंडिया के जो रिसर्चर्स और साइंटिस्ट हैं और जो मेडिकल फ्रेटर्निटी है उनको जाता है। तो इस लिहाज से काफी महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। आज हम कोविड-19 के महामारी की बात करें तो 97% के आसपास आप देख सकते हैं लोग रिकवर कर चुके हैं। फेर्टिलिटी रेट आप देखिए कि 1.5% से काफी नीचे स्लिप होता हुआ दिखाई दे रहा है, बहुत 1 से 1.25% के आसपास। निश्चित तौर पर अरुण, ये वैक्सीनेशन अभियान जो है वो केवल एक अभियान नहीं है बल्कि प्रतीक है पूरे ही वैज्ञानिकों, स्वास्थ्य कर्मियों की जीत का, उनके संयम का, उनकी मेहनत का, और वाराणसी के मंच से यही संदेश प्रधानमंत्री ने दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण आपका इस तमाम जानकारी के लिए।
और वाराणसी में टीकाकरण के लाभार्थियों से संवाद से पहले आज सुबह प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से असम के तेजपुर विश्वविद्यालय के 18वें दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेजपुर यूनिवर्सिटी के छात्रों से क्षेत्र और देश के विकास के लिए अपने कौशल और नवाचारों का उपयोग करने की अपील की। मुझे भरोसा है कि आपने तेजपुर में रहते हुए तेजपुर यूनिवर्सिटी में जो सीखा है वो असम की प्रगति को, देश की प्रगति को गति देगा, नई ऊंचाई देगा। साथियों, इस भरोसे की कई वजह भी हैं। पहला, तेजपुर का यह ऐतिहासिक स्थान, इसके पौराणिक इतिहास से मिलने वाली प्रेरणा। दूसरा, तेजपुर विश्वविद्यालय में आप जो काम कर रहे हैं वो मुझे बताया गया है कि वो बहुत ही उत्साह जगाता है। और तीसरा, पूर्वी भारत के सामर्थ्य पर, यहां के लोगों, यहां के नौजवानों की क्षमताओं पर, राष्ट्र निर्माण के उनके प्रयासों पर सिर्फ मेरा ही नहीं, देश का भी अटूट विश्वास है। तो तेजपुर में आज छात्रों से प्रधानमंत्री ने संवाद स्थापित किया और इस अवसर पर उन्होंने कहा कि अगर आगे बढ़ना है तो नवाचार का इस्तेमाल करें और उसी दिशा में आगे बढ़ें। तो आज मिड डे प्राइम में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन हम लगातार एक बड़ी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। दिल्ली के विज्ञान भवन में किसान नेताओं और केंद्र सरकार के बीच कृषि कानूनों पर अगले दौर की बैठक शुरू हो गई है। बैठक में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और सोम प्रकाश मौजूद हैं। तो इस बड़ी खबर पर लगातार नजर हम बनाए हुए हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार।